हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो आपको एग्ज़ाम होना है सीटेट का 20 अगस्त को। तो आज हम ले आए हैं आपका सीडीपी का मैराथन क्लास। ठीक है, सीडीपी का मैराथन क्लास आपका, इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं या आपको इसको साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका है आपका आज मैराथन क्लास। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे 2-3 हर टॉपिक से 2-3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ कवर किए जाएंगे। इसमें आपके 7 से 8 टॉपिक लिए गए हैं जो उसमें से सारे टॉपिक से हर एक टॉपिक से आपके 2 से 3 नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक लिए गए हैं यहाँ पे, और इसको देखिए और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और इसको बिना देखे मत जाइएगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो टॉपिक इसमें लिए गए हैं उस टॉपिक को देख के ही जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी हर साल इस टॉपिक से आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले जो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका हो जाता है जीन प्याजे। जैसे कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्होंने 4 स्तर बताए थे और चारों स्तर के बारे में, मतलब कि हर स्तर का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएं होती हैं। तो उनका एक विशेषता दे देगा आपसे और पूछ देगा कि इनका किस अवस्था से ये संबंधित है विशेषता, तो आपको जानना जरूरी है। और जैसे जैसे कि पहला संवेदी गामक होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी आता है इसमें। फिर पूर्व संक्रियात्मक दूसरा बताया था, इसकी प्रॉपर्टी होती है सब। ठीक है, फिर मूर्त होता है और लास्ट वाला आपका अमूर्त होता है, या इसको हम औपचारिक भी कहते हैं। तो इनके चारों लेवल के अंतर्गत आपके 3-4 प्रॉपर्टी हैं, उसको आपको देखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी पे ही आ जाते हैं, विशेषताएं पे ही आ जाते हैं कि ये विशेषता किस आपके इनके अवस्था से संबंधित है। तो इनको जीन प्याजे को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि तत्व आपके 5 होते हैं। एक दे देगा आपका और कहेगा कि कौन सी है इनका, मतलब सृजनात्मकता की विशेषताएं। तो दूसरा टॉपिक है आपका सृजनात्मकता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, ये जिन्होंने कोहलर वर्ग ने इसको दिया था, इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। और इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है जो इनकी 6 अवस्थाएं हैं यहाँ से, कि वहाँ से विशेषता दे देगा सभी अवस्थाओं की। तो एक विशेषता दे के पूछ लेगा कि किस अवस्था की विशेषता है। तो 6 अवस्था के बारे में हम जानेंगे किसमें क्या आपका बताया गया है। और आपके ये स्तर बताए थे 3, पूर्व लौकिक स्तर, लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा लेव वाइगॉत्स्की। ठीक है, इनके बारे में भी जानेंगे, लेव वाइगॉत्स्की के बारे में। इन्होंने क्या किया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मतलब सिद्धांत का के बारे में बताया था, इनके बारे में जानेंगे। फिर इन्होंने जेड के बारे में बताया था क्या होता है, स्कैर फोल्डिंग क्या होता है, ये बात जानेंगे। फिर RTE 2009 के बारे में जानेंगे। फिर NCF 2005 के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर बुद्धि है, बुद्धि के बारे में जानेंगे, बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायरेक्ट आपके टाइप्स पे आ जाता है कि इस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो जितने भी सिद्धांत हैं आपके उसको जानेंगे। कैसे मापते हैं, ठीक है, या मानसिक आयु का सिद्धांत, मानसिक आयु किसने बताया था, अल्फ्रेड बीने ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत है। और आपके ये थर्स्टन का प्राथमिक समूह मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था। बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक का एक खंडीय का किसने दिया था, बहुकारक का किसने दिया था, तरल लिक्विड का किसने दिया था। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन सभी टॉपिक से, और ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले अवश्य इसको देखें, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका स्टार्टिंग से। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है जीन प्याजे।
जीन पियाजे, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो जीन पियाजे ने यहाँ कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके जीन पियाजे ने दिए थे, ठीक है। और इन्होंने 4 आपकी अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला अवस्था है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय ज्ञामक अवस्था, ठीक है। इसका मतलब टाइम होता है जन्म से 2 वर्ष तक। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताया था। पहला है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय भी कह सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय जो होती हैं जैसे कि आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब इनके हेल्प से बच्चा इस स्टेज में, इस अवस्था में सीखता है चीज़ों को। तो इसके नाम से स्पष्ट है आपका इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय अवस्था। या संवेदी का भी मतलब होता है जो सेंसर होते हैं, सेंसर मोटर होते हैं ना आपके, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब इनसे सीखता है बच्चा, इसीलिए इसके नाम से ही कंफर्म हो जाता है आपका संवेदी गामक अवस्था। इसका स्टेज पूछ सकता है कि कितना टाइम होता है, तो इसका जन्म के से लेके 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। इसमें बच्चा सीखता है आपके संवेदी अंग से, जो आपके आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, ये संवेदी अंगों से सीखता है, ठीक है। से सोचने की अवस्था कहते हैं, क्योंकि जब भी बच्चा बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो इन सभी चीज़ों से वो क्या करता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी ज्ञानेंद्रिय अवस्था की जित्वारोपण, ठीक है। इसमें क्या करता है, निर्जीव को सजीव समझने लगता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों को देखे होंगे, गुड्डा उनको दे दीजिए तो उनसे बातें करते हैं, तो उनसे बातें करते हैं, इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि ये निर्जीव को आप क्या कर रहे हैं, सजीव समझ रहे हैं। तो बच्चा ये क्या करता है, चीज़ों को जो भी निर्जीव होते हैं उनको सजीव समझता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है आपकी, पहली जो अवस्था है उनकी ज्ञानेंद्रिय की। तो ये हो गई। फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वस्तु अस्थायित्व। इसका मतलब ये होता है संसार की वस्तु अस्थायी है अर्थात नष्ट नहीं होती है। उनके अनुसार जो बच्चे होते हैं इसी स्टेज में वो सोचते हैं कि जो भी संसार में वस्तुएं होती हैं वो अस्थायी रूप से हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगी। जैसे खिलौने छुपा देने पर वो रोने लगता है, ठीक है। और निर्देश तीसरा है, चौथा आपका प्रॉपर्टीज अवस्था का निर्देशित व्यवहार करना मतलब नकल करना। जैसे जैसे आप करेंगे, जैसे बड़े बड़े करते हैं उनका उनको फॉलो करता है, उनको नकल करता है वो, उनका अनुसरण करता है। तो ये था आपका जो इंद्रिय गामक अवस्था है या संवेदी गामक अवस्था है, उसकी प्रॉपर्टी। पहली थी आपकी जित्वारोपण, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि किस आपके स्तर में आती है उनके। फिर दूसरा है आपका वस्तु अस्थायित्व और तीसरा है आपका निर्देशित व्यवहार। तो याद रखिएगा ये तीनों आपके आता है संवेदी गामक में, ठीक है, अवस्था में। अब है आपका दूसरा अवस्था जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राग्ञ संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पहले वाला आपका था 0 से 2 वर्ष मतलब जन्म से 2 वर्ष, और दूसरी जो अवस्था बताई उन्होंने 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। अब 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या होता है, अब स्कूल्स वगैरह भी जाने लगता है, क्योंकि माना जाता है कि 6 वर्ष के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं स्कूलिंग। तो अब बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, तो इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं दूसरे वाले को, ठीक है, या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। इसमें क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी तार्किक चिंतन, ठीक है, प्रारंभ होने की पहली अवस्था, यहाँ से बच्चा तर्क करने लगता है इस अवस्था से। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि प्रारंभ होने की पहले की अवस्था मतलब तार्किक चिंतन जो प्रारंभ होती है उसकी पहले की अवस्था। दूसरा होता है केंद्रण, किसी वस्तु या घटना को एक पक्ष देख पाता है, मतलब कि केंद्रण होता है बच्चे में के अंदर केंद्रण वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे किसी भी वस्तु को एक डायमेंशन में बस देख पाता है, उसके संपूर्ण डायमेंशन को नहीं देख पाता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी अंतःप्रज्ञा चिंतन। तो ये प्रॉपर्टी इनके में डेवलप हो जाती है। क्या है, ऐसा चिंतन जो केवल बुद्धि तक सीमित रहे अर्थात जिसका वातावरण से सामंजस्य न हो। तो जैसे कि अंतःप्रज्ञा चिंतन में बच्चे अपने ही उसमें खोए रहते हैं सपनों में, तो उनसे मतलब बस चिंतन तक ही बातें उनकी सीमित रहती हैं, मतलब रियल से कोई संबंधित नहीं रहता है। तो ये आती है क्वालिटी। और फोर्थ है आपका तड़कड़ा का दिवस स्वप्न, अपनी ही बात को सही करना, छोटे बच्चे अपनी ही बातों को मतलब सही कराने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटी आती है। और फिर अनुत्क्रमणीयता मतलब ई रिवर्सिबिलिटी, मतलब इसको विलोमिता भी कहते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई बच्चा है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, लेकिन यहाँ से फिर वापस यहाँ नहीं आ पाता है, तो ये आपका ई
रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, तो ये अणु उत्क्रमणीय का गुण पाया जाता है आपके दूसरे वाले स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा, जिसको हम करते हैं मूर्त या ठोस क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका एज होता है आपका 7 से 11। पहला क्या था 0 से 2, फिर 2 से 5, ये क्या है आपका 7 से 11। इसमें क्या होता है तार्किक चिंतन का प्रारंभ। ठीक है, इसमें बच्चा अब तर्क करने लगता है, और जो दूसरा था वो तार्किक चिंतन की पहले की अवस्था थी। ठीक है, अब ये इसमें अब क्या करना करेगा, तार्किक चिंतन अच्छे से करने लगेगा, जैसे कि पक्षी जीव गौरैया में संबंध स्थापित कर लेगा। पहले उसमें क्या करता था, सभी को पक्षी बोलता था कि आपको गौरैया दिखा दीजिए, कौवा दिखा दीजिए आपके, तो सभी को पक्षी समझता था। अब यहाँ क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा कि ये गौरैया है, ठीक है, ये जीव है, पक्षी है, में संबंध बता लेता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है पलटावी गुण, जिसको हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि बच्चा यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर वापस यहाँ भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें और चीज़ों को वो कोरिलेट करने लगता है। तीसरा है आपका विकेंद्रीकरण। वहाँ सेकेंड में आपका केंद्रीकरण था, वहाँ एक डायमेंशन में चीज़ों को देखता था। यहाँ विकेंद्रीकरण मतलब कि अब चारों डायमेंशन में देखेगा चीज़ों को अच्छे से। वर्गीकरण मतलब अलग अलग चीज़ों को वर्गीकरण कर लेगा कि ये चीज़ें इसमें रखी जाएंगी, मतलब उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके क्या गुण के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अलग अलग कर लेगा। संगठन, संगठन का गुण इसमें आ जाता है आपका। ठीक है, और फिर लास्ट आता है आपका इसमें संरक्षण, मतलब कि प्रिजर्वेशन का भी गुण आ जाता है बच्चे में। आकार में परिवर्तन होने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका संरक्षण का नियम बताता है कि अगर आपके वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देंगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये संरक्षण का गुण भी आ जाता है इनके आपके जो मूर्त वाला थर्ड वाली अवस्था है। ठीक है, और अपनी बातों को सही करने का तर्क भी देता है वो, मतलब ये तर्क करने लगता है थर्ड अवस्था में आपका। और फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी अमूर्त तार्किक चिंतन का अभाव। अभी तो अब मूर्त में है ना, मूर्त मतलब क्या, मूर्त चिंतन वो होता है कि आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाइए, मतलब एग्जाम्पल भी जो भी दिखाइए उनके सामने दिखाइए। जैसे कि एप्पल के बारे में आपको बताना है, ठीक है, एप्पल के बारे में, तो एप्पल का फिगर दिखा दीजिए। आप क्या करेंगे, एप्पल का फिगर दिखा दीजिए, तो ये आपका हो जाता है मूर्त। और अमूर्त में है कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को उनके सामने नहीं है, उसके बारे में वो सोच पा रहे हैं, तो वो अमूर्त होता है। तो अभी इसमें अमूर्त की अभाव रहता है। ठीक है, इसमें मूर्त चिंतन तो कर लेता है लेकिन अमूर्त अभी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट कह रहा है यथार्थ की कल्पना, मतलब अवास्तविक कल्पना कहता है, मतलब जो भी कल्पना करता है मतलब अवास्तविक होता है, वास्तविक रूप से नहीं करता है। और इसमें आगनात्मक कल्पना होता है। आगनात्मक मतलब क्या, आप आगनात्मक मतलब पहले एग्जाम्पल देखता है फिर आपको नियम बनाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल से नियम की तरफ चलता है, ये आपका आगनात्मक सूत्र भी होता है। तो ये आपका थर्ड स्टेज था। और फोर्थ स्टेज है आपका स्टेज अमूर्त या औपचारिक या रूपात्मक या आक्रमिक या तात्विक संक्रियात्मक कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों पूछता है आपका, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो अमूर्त पूछ लेगा या औपचारिक, दोनों इसको कहते हैं। और इसका होता है एज आपका 11 साल के मतलब ऊपर के लिए। तो 11 साल के ऊपर तो फिर आपका धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो जाता है, किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है। मतलब 12 से मानते हैं लेकिन अब 11 से ऊपर कह रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा अब किशोरावस्था में जा रहा है। तो ये अवस्था इसमें आती है। तो इसमें अब क्या होगा, अब अमूर्त चिंतन करेगा। अमूर्त चिंतन मतलब क्या, वो उन चीज़ों के बारे में बच्चा सीखने लगेगा जो उनके सामने नहीं है। ठीक है, इसके थर्ड वाले स्टेज में मूर्त कर रहा था, अब अमूर्त करेगा। और फिर अमूर्त संकल्पनाओं का समझ हो उसके अंदर आ जाएगा। फिर उसमें आगानात्मक कर रहा था, अब इसमें निगमनात्मक चिंतन करेगा। निगमनात्मक मतलब क्या, अब नियम से आपका एग्जाम्पल की तरफ जाएगा, रूल से आपका एग्जाम्पल की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें निगमनात्मक का मतलब होता है। और अब अच्छी जो भी कल्पना करेगा वो वास्तविक होगा, उसमें अवास्तविक कर रहा था, अब इसमें वास्तविक करेगा। और संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल, अब इसमें इस अवस्था में बच्चा जो भी संज्ञानात्मक से रिलेटेड चीज़ें हैं, संज्ञान मतलब ज्ञान, जो भी ज्ञान होगा उनका परिपक्व होगा, मतलब वो मतलब स्टेबल होने लगेगा, धीरे धीरे अस्थायी होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका आदर्श मूलक चिंतन। अब जो भी चिंतन करेगा आदर्श रूप से करेगा, चीज़ों को कोरिलेट करके करेगा, मतलब इसमें आके आपका पूर्ण रूप से करने लगता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में।
तो ये थे आपके 4 अवस्थाएं। और कुछ ये तो 4 अवस्थाएं थे जिन्होंने जीन पियाजे ने बताया था। कुछ और कंसेप्ट भी बताए हैं, जैसे कि आपको बताया स्कीमा, तो डायरेक्ट पूछ लेता है स्कीमा क्या होता है, और यह पूछ लेगा आपको स्कीमा का कंसेप्ट किसने दिया था। तो जो स्कीमा का कंसेप्ट है आपके जीन पियाजे ने दिया था। ये क्या कहते हैं कि सीखकर संज्ञानात्मक विकास सीखकर संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक संरचना के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है जीन पियाजे। मतलब इनका कहना जो स्कीमा होता है ना, जो आपकी जो भी संरचनाएं होती हैं ज्ञान वाली, या कंसेप्ट कह सकते हैं आप कहते हैं स्कीमा क्या कह सकते हो, जो भी आपके कंसेप्ट है अवधारणा अवधारणा उनका समूह को कहते हैं। मतलब कि जो भी आपके अंदर अवधारणाएं हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उनके समूह को हम स्कीमा कहते हैं। मतलब स्कीमा कह सकते हैं कि सूचनाओं का समूह। सिंपली आप कह सकते हो जो भी सूचनाएं हैं आपके पास किसी के बारे में, तो सूचनाओं का समूह आपको स्कीमा कहलाता है। तो ये बस दे देगा स्कीमा किसने बताया था का कंसेप्ट, तो आपके वाइगॉस्की हो जाएंगे। इसको हम सूचनाओं का समूह कहते हैं। ये सबसे बेस्ट आपका कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है संरचनात्मक संरचना स्कीमा क्या है, तो सूचनाओं और अवधारणाओं के प्रखंड को स्कीमा कहते हैं। तो सूचनाएं जो अवधारणाएं होती हैं उनके समूह को, प्रखंड मतलब समूह मान सकते हैं, समूह को हम क्या कहते हैं स्कीमा कहते हैं। अब तो ये था वाइगॉस्की, सॉरी आपके थे जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब स्टार्ट है आपका सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी, इनके बारे में जानते हैं। तो आपको पता है सृजनात्मकता क्या होता है, नए नए चीज़ों का आपका वो करना, इन्वेंशन करना। ठीक है, तो क्या सृजनात्मकता के घटक या तत्व, मतलब कि सृजनात्मक हम किसको कहेंगे, तो ये सब आपकी क्वालिटी जिसके अंदर होगी, ये अगर ये सारी क्वालिटी जिस बच्चे के अंतर्गत है तो उस बच्चे को हम ना सृजनात्मक बालक कहते हैं। सृजन सृजन से ही बना, सृजन मतलब कि रचना करना या निर्माण करना। ठीक है, तो सृजनात्मक का मतलब होता है नई चीज़ों का निर्माण करना, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना। तो इसमें ये सब का अगर क्वालिटी आती है, पांचों क्वालिटी, तो वो आपको कहेगा जाएगा कि बच्चा सृजनात्मकता है इसके अंदर। पहला है आपका प्रवाह, दूसरा होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन का मतलब कि किसी भी चीज़ों को मतलब कि अलग अलग वे में करके चीज़ों को समझा देना। मौलिकता मतलब नया। ठीक है, जो भी इन्वेंशन करे बच्चा आपका, जो भी नई चीज़ें बनाए वो नया हो। ठीक है, विस्तारण मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। उपयोगिता, जो भी मतलब चीज़ें बच्चे ने बनाया है उपयोगी हो, वो ऐसा ना हो कि अनुपयोगी हो। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी होती है। तो आइए वन बाय वन और एक बार इसको अच्छे से जान लेते हैं। तो प्रवाह क्या होता है, तो भाव व विचारों को क्रमबद्ध करने की योग्यता। ठीक है, जो भाव और विचारों को अगर बच्चा क्रमबद्ध तरीके से रख लेता है उसको हम प्रवाह कहते हैं। और ये जैसे कि मान लीजिए कवि कोई हो गया, साहित्यकार हो गया, क्या करते हैं कवि अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रख पाते हैं ना, तो ये गुण इसमें पाई जाती है कवि और साहित्यकार में। नेक्स्ट है आपका लचीलापन, दूसरी इसकी योग्य विशेषताएं हैं। जैसे किसी वस्तु या विचार को कई प्रकार से प्रयोग करने की योग्यता। मतलब लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब किसी भी कंसेप्ट को आप कई सारे तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका लचीलापन होता है। मौलिकता मतलब नयापन। ठीक है, नया। मौलिकता मतलब होता है यूनिक। कह रहा है नवीन पैटर्न बनाने की विशेषता। ठीक है, नवीन पैटर्न बनाने की विशेषता इसमें आ जाएगी मौलिकता में। फोर्थ है आपका विस्तारण। ठीक है, तो व्याख्या करने की विशेषता, उस बच्चे में व्याख्या एक्सप्लेन करने की विशेषताएं होनी चाहिए। कैसे कोई चीज़ें आई, जिसे जो भी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट किया है, वो चीज़ें कैसे वो आई है, उसको विस्तारण करने की योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट है आपको उपयोगिता, मतलब समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा ना हो कि ऐसा चीज़ बना दे जो यूजफुल ही ना हो, तो उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये 5 क्वालिटी होती है आपकी सृजनात्मकता का। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक है आपका नैतिक विकास। ठीक है, तो यही पूछ लेता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर वर्ग ने दिया था। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग ने दिया था। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या बताते हैं। पहली बात की नैतिकता का मतलब क्या होता है, तो अच्छे मूल्यों का विकास।
अच्छे मूल्य का विकास मतलब किसी का रिस्पेक्ट करना, अच्छे आदतों का डेवलप होना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे समय का पालन करना, सदैव सत्य बोलना, ये नैतिक चीज़ें कही जाती हैं। और कोहलरबर्ग ने नैतिक तरकड़ा के आधार पर नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए, 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। और इन्होंने एक ना हेंज की कहानी सुनाई बच्चों को, और फिर उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया, उसके आधार पर उन्होंने बताया, ठीक ठीक है। तो हेंज की कहानी हम आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देते हैं। एक हेंज नाम का इंसान था, उसके वो बहुत मतलब गरीब था, और उसकी वाइफ कभी बीमार पड़ गई थी, और जो उसकी वाइफ बीमार पड़ी थी, तो उसकी दवा बहुत कॉस्टली थी और बहुत महंगी दवा थी। वो किसी और जो भी दवा थी उसकी डॉक्टर ने प्रीफर किया था, वो बहुत महंगी दवा थी। तो ये क्या किया हेंज ने, इसके पास पैसे नहीं थे, ये मेडिकल से गया और वहाँ पे मतलब कि जाके बोला कि दवा लेने के लिए, लेकिन जो मेडिकल स्टोर था उसके पास वो दवा सिर्फ एक ही थी, लेकिन जो दवा थी सिर्फ एक ही थी। और वो उसका फ़ायदा उठा के मेडिकल वाले ने क्या किया, उस दवा जो है उसका दाम बहुत ज़्यादा 2 गुना 3 गुना कर दिया। तो ये हेंज ने बोला कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं बाद में आपका पे कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, अभी मेरी वाइफ मतलब मर सकती है, मुझे ज़रूरत है इस दवा का, दे दीजिए। लेकिन मेडिकल वाला नहीं सुनता है उनकी बातें। तो क्या करता है, हेंज के पास 2 ही ऑप्शन था, या तो दवा उसको कहीं से ले आए, या दूसरा उसकी वाइफ डेथ कर जाएगी। तो वो क्या करता है कि जाता है और रात में मेडिकल से दवा चोरी कर लेता है, ठीक है। तो ये कहानी सुनाई जाती है बच्चों को, और पूछी जाती है प्रश्न कि बच्चे मतलब हेंज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मतलब कि हेंज ने अच्छा किया दवा चुरा के कि अच्छा नहीं किया। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हेंज ने गलत किया, क्योंकि चोरी करना गलत बात होता है। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं अच्छा किया, नहीं तो उसकी वाइफ मर जाती अगर दवा दवा चोरी नहीं करता तो ऐसे ही कई कई बच्चे मतलब हर बच्चे अलग अलग अपना आंसर दिए, तो उसके आधार पर इन्होंने नैतिकता का स्तर और ये आपका लेवल बताया था। तो आइए जानते हैं पहली अवस्था उनकी क्या थी। तो इनकी पहली अवस्था, 6 अवस्थाएं बताए थे। पहली अवस्था थी इनकी सजा एवं आज्ञा पालन का। दूसरी अवस्था है करण सापेक्ष का। तीसरी अवस्था है अच्छा लड़की अच्छा लड़के का। और चौथी अवस्था है कानून एवं व्यवस्था का। पांचवी अवस्था है आपका सामाजिक संविदा का। तो पहली अवस्था का मतलब है सजा एवं आज्ञा पालन, मतलब कि जो बच्चा होता है ना, कामों को इसलिए करता है ताकि सजा से बच सके, ठीक है। इसमें बच्चा जो होता है आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि वो सजा से बच सके, पहले स्टेज में। दूसरी स्टेज में जब बच्चा आता है तो करण सापेक्ष, मतलब कि अपनी चीज़ें दूसरों को तभी देना चाहता है जब उससे वो रिटर्न लेना चाहे। जैसे कि कहते नहीं, छोटे बच्चे होते हैं कि तुम मुझे अपना टॉफ़ी दोगे तो मैं तुमको अपना पेंसिल दूंगा या कुछ दूंगा। तो ये करण सापेक्ष होता है, बच्चे का आदान प्रदान की अवस्थाएं होती हैं। बच्चा अपनी चार चीज़ों को तभी शेयर करता है जब उसको रिटर्न में कुछ लेना होता है। तीसरी अवस्था ये है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, लड़कियाँ बड़ी होती हैं, तो वो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं अच्छी हूँ, इसके लिए चीज़ों को करती हैं। चौथी अवस्था जब आता है तो और बच्चा मैच्योर होता जाता है, तो इस अवस्था में कानून एवं व्यवस्था की बात करने लगता है कि जो चोरी करना गलत बात है, अगर चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी टाइप में आ जाता है। और पांचवी अवस्था में सामाजिक संविदा, मतलब समाज की आवश्यकता के बारे में बात करने लगता है कि हम समाज को चेंज कर देंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तो इस प्रकार ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो बच्चा बड़ा होता जाता है और उसमें चीज़ें उनके अंतर्गत चेंज होती जाती है। छठी अवस्था है आपका सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्र। इसमें क्या होता है, नैतिक नियमों की परिवर्तन संभव नहीं होती, मतलब इस बच्चा में जब इस स्टेज में बच्चा आ जाता है तो क्या कहता है कि जो भी नैतिक नियम है उसके चेंज नहीं किए जा सकते। तो 6 आपके ये अवस्थाएं थी। अब 3 स्तर आते हैं आपके, इन्होंने बताया था कि पूर्व लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर। तो इसमें क्या किया है, पूर्व लौकिक स्तर में जो पहली अवस्था थी और दूसरी अवस्था को रख दिए हैं, और लौकिक स्तर में आपके तीसरी और चौथी अवस्था को रख दिए हैं, और पश्च लौकिक स्तर में आपके पांचवी और छठवीं अवस्था को रख दिए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं बताए थे, बस दो दो का पेयरिंग करके फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में पूर्व लौकिक स्तर, लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर में ये रख दिए हैं, ठीक है।
देखिए इनकी कुछ डिफ़ॉल्ट भी थी, इन्होंने एज के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो इनका वो भी किया जाता है, आलोचना भी की जाती है। तो कोहलर वर्ग ने स्तरों व अवस्थाओं के लिए आयु वर्ग का निर्धारण नहीं किया। इस सिद्धांत की आलोचना इस बात पर की जाती है कि यह पुरुषवादी सिद्धांत है। मतलब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि जो कोहलर वर्ग का सिद्धांत है नैतिक का, वो किस लिए आलोचना की जाती है उनकी। तो पहली बात ये कि इन्होंने आयु वर्ग नहीं बताया था कि इस मतलब इस स्तर में कितने आयु के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, इसलिए आलोचना की जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पुरुषवादी को वादी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, इसलिए। नेक्स्ट है आपका वाइगॉस्की, वाइगॉस्की, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इन्होंने आपके सहयोगी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इनका मेन आपका सिद्धांत ये था कि जो बच्चे होते हैं समाज से सीखते हैं, समाज में रह के सीखते हैं, समाज को के अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो ये क्या कहते हैं, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आ भी जाता है कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। किसका स्टेटमेंट है, तो ये आपका वाइगॉस्की का है। इन्होंने सहयोगी अधिगम के बारे में बात किया है, मतलब बच्चे सहयोग के माध्यम से भी चीज़ों को सीखते हैं। और इनका कंसेप्ट है जेड-पी-डी, ठीक है। इसको हिंदी में हम संभावित विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं, या समीप विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। कोई भी दे दे आपका, आपका इंग्लिश में तो एक ही रहता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो एक इसको याद रखिएगा, इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा, फिर आप इसका कोई भी नाम दें, नहीं मतलब है, तो इसको मतलब याद रखिएगा, निकट निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जेड-पी-डी, तो ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि जेड-पी-डी के बारे में किसने बताया था, तो वाइगॉस्की ने बताया था आपके। ये क्या है आपका जेड-पी-डी, वह क्षेत्र जहाँ सहायता करने से बच्चे सीख लेते हैं। अगर बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, और बीच में उसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है और वो उस हेल्प से बच्चा अपनी चीज़ों को कर लेता है, वहाँ पे आप अगर हेल्प कर देते हो बच्चे को, उसी उसी हेल्प को हम कहते हैं जेड-पी-डी, ठीक है। ये है कि अतः शिक्षक को अपने प्रत्येक छात्र का जेड-पी-डी का पता होना चाहिए और सहायता जेड-पी-डी में करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जो टीचर्स होते हैं बच्चों के, जो जेड-पी-डी होता है कि मतलब उनको कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी सीखने में, वो पता होना चाहिए। इससे बच्चे में मतलब जो विकास होता है अच्छे से होता है और चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। और दूसरा आता है स्कैफोल्डिंग, तो इसके बारे में किसने बताया था, तो जीन पियाजे ने ही बताया था। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो आप हेल्प करेंगे, ठीक है, वही आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो के बारे में वाइगॉस्की ने बताया था कि जिसका अर्थ है एग्जाम्पल, जैसे कि पाड़ बांधना, सहारा देना, आधारभूत सहायता, ये सब इसी का मतलब है, ठीक है। आधारभूत सहायता प्रदान करना या सहायता प्रदान करना, पाड़ बांधना, सहारा देना, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है। मतलब बच्चों को हम जब हेल्प कर देते हैं, वही आपका जो हेल्प होता है, वही जो मदद होता है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका RTE 2009, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार 2019, सॉरी 2009। तो जानते हैं क्या है, तो 86वां संशोधन 2001 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसकी बात आर्टिकल अनुच्छेद 21 क में किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया, 21A को या 21 क को, तो आपका 21वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, इसमें किया गया है RT 2009 के अंतर्गत। दूसरा पूछ लेगा RT 2009 पूरे देश में भारत में कब लागू हुआ था, तो आपको 1 अप्रैल 2010 में ये पूरे भारत में लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है, बाकी हर जगह इंडिया में हुआ था। और इसमें क्या किया गया है, RT 2009 में क्या बताया गया है, दंड का पूर्णतः निषेध, मतलब बच्चों को दंड नहीं देना है।
ठीक है। और शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया है प्राथमिक विद्यालय में, मतलब 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए। 2009 आरटीई में बताया गया है कि दंड नहीं देना है बच्चों को, और एक शिक्षक पर कितने छात्र होने चाहिए, 30। और किस क्लास के लिए बताया गया है, 1 to 5 प्राथमिक के लिए। अब है आपका एनसीएफ 2005, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो पहली बात किसने बनाया था, तो एनसीईआरटी 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। ठीक है, सॉरी, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। और विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता में इसमें बात की गई है। इसको बाल केंद्रित बताता है, बाल केंद्रित शिक्षा को बताता है आपका विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता। और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की बात की गई है, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा क्या होता है कि किसी भी विद्यालय में वो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक या दिव्यांग बालक को एक साथ शिक्षा दी जाए, तो इसके द्वारा आपके जो संवेदनशीलता होता है उसका विकास होता है। और इसमें बात किया गया है नवीन परिस्थितियों का सामना करना, इसको हम कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा। तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा की भी बात की गई है। और लास्ट है आपका प्रजातांत्रिक शिक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास एवं भागीदारी। ठीक, तो ये आपका था एनसीएफ 2005। अब आता है बुद्धि का टॉपिक। बुद्धि बहुत बड़ा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके। तो क्या कह रहा है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है जिसमें योग्यताएं निम्न है। मतलब बुद्धि किसे कहेंगे, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये जैसे समस्या समाधान की इसमें योग्यता होती है। बुद्धि से हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। फिर स्मृति की योग्यता होती है, मतलब चीज़ों को याद रख पाते हैं इसकी मदद से। फिर चिंतन की योग्यता, जो थिंकिंग करते हैं वो होती है। समायोजन की योग्यता आपकी बुद्धि है। तो इसमें से कुछ भी कह लीजिए, ये बुद्धि को डिफाइन करने के लिए दिए गए हैं। अब बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे वंशानुक्रम होता है और जन्मजात होता है। वंशानुक्रम ज़्यादा होता है आपका, 80% वंशानुक्रम ही होता है। जो 20% होता है वो आपका वंशानुक्रम या जन्मजात एक ही चीज़ है। पर्यावरणीय, जो पर्यावरण होता है वहाँ से कुछ 20% मिलता है, बाकी आपकी चीज़ें फिक्स होती है, बुद्धि फिक्स होता है, जन्मजात होता है। और ये बुद्धि जो होती है निश्चित आयु तक ही बढ़ती है, मतलब कहा जाता है कि 16 वर्ष में आपकी बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। बुद्धि को जितना बढ़ना होता है वह 16 वर्ष तक ही बढ़ता है। अब बुद्धि का मापन, बुद्धि को कैसे मापते हैं, ठीक है। तो मानसिक आयु की अवधारणा पहले पूछ लेता है किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिनी ने दिया था। और बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था, टर्मन और स्टर्न ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। और आईक्यू का फार्मूला क्या होता है आपका, बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो मानसिक आयु समझ लीजिए क्या होता है आपका, और वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु पहले ये समझिए, वास्तविक आयु में मान लीजिए कोई लड़का 12 वर्ष का है, ठीक है, और वो आपके 15 वर्ष के बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो जो 15 वर्ष का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष हो जाएगी। और जब लड़का कितना है, 10 साल का है, तो 10 साल आपकी क्या हो जाएगी, उसकी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब जितने साल का है वो, और मानसिक आयु मतलब वो उसकी मेंटालिटी कितनी डेवलप हुई है, उसके दिमाग कितना डेवलप हुआ है। तो ये पता कैसे करेंगे, मान लीजिए बच्चा अपने से ज़्यादा साल के बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो हो जाएगा, अगर कम का करेगा तो कम हो जाएगा। मान लीजिए बच्चा 10 साल का है और आप वो 8 साल के बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो मानसिक आयु उसकी 8 हो जाएगी। अब कुछ सिद्धांत बताए गए हैं बुद्धि पे। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताया आपका स्पीयरमैन ने। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का किसने बताया था, तो आपका स्पीयरमैन ने बताया था। इसमें इन्होंने कहा था कि बुद्धि आपके दो होते हैं, एक सामान्य बुद्धि होता है, एक विशिष्ट बुद्धि होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो सामान्य बुद्धि होता है वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम मतलब जो जन्म से ही मिल जाता है, और यह इसका हेल्प हम समस्या समाधान में करते हैं। और जो विशिष्ट बुद्धि होता है वो वातावरणीय होता है, मतलब वातावरण से प्राप्त होता है, ये कहते हैं। तो इसको हम एस कारक भी कहते हैं, आपका एस कारक। और इसको जी कारक, और इसको क्या कहते हैं, हम एस कारक कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी दे देगा कि जी कारक और एस कारक।
मेधावी कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के सिद्धांत है आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो ये आपका गार्डनर ने दिया था। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो विभिन्न योग्यताएं बुद्धि के किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है। मतलब ये कहते हैं कि जो बुद्धि होता है वो एक क्षेत्र से नहीं होता है, बहुत सारे क्षेत्रों से होता है, इसलिए इनको सिद्धांत को हम बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने बताया गार्डनर ने कि ये सारी बुद्धि के क्षेत्र हैं जहाँ जैसे भाषाई बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि मतलब क्या? भाषा के माध्यम कोई ऐसा मतलब बुद्धि हो किसी के पास होता है जो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, तो आपके भाषाई बुद्धि हो गया। गायन बुद्धि मतलब जो आपके सिंगर होते हैं वो आ जाते हैं। गणितीय बुद्धि मतलब कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वो आ जाते हैं। दृश्य और स्थानिक बुद्धि जो आपके मानचित्र वगैरह बना लेते हैं वो आ जाते हैं। प्राकृतिक बुद्धि नेचुरल बुद्धि जो होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब इसमें जो डांस करते हैं वो आ जाते हैं। अंतरावैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि मतलब कहने का मतलब ये है कि बुद्धि के अनुसार कई सारे क्षेत्र में होती है, एक क्षेत्र में ना होके। ठीक है, और स्पीयरमैन ने क्या बताया कि दो पक्ष होते हैं आपके सामान्य और विशिष्ट। अब एक और आपके आ जाते हैं ये क्या कहते हैं बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, तो ये दिया था आपका गिलफोर्ड ने। ठीक है, गिलफोर्ड ने बताया था, इन्होंने बताया था कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में कहा था कि एक पहला प्रक्रिया होता है, दूसरा आपका पदार्थ होता है, ठीक है, और तीसरा आपका उत्पाद होता है। ये कहते हैं कि क्रिया का होना मतलब प्रक्रिया का होना होने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रक्रिया किस किस माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हैं आपके संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये सारे आपके 5 आ जाते हैं प्रक्रिया में। और पदार्थ मतलब कि किसके माध्यम से करते हैं, तो प्रतीक हो गया, चित्र हो गया, भाषा हो गया, क्रिया हो गया। उत्पाद मतलब क्या आपको प्राप्त होता है क्रिया के बाद, तो इकाई, वर्ग, संबंध, संगठक, रूपांतरण, अनुप्रयोग, ये बताते हैं। तो ये आपको पूछता नहीं है, बस ये पूछ लेगा कि ये प्रक्रिया, और पूछ लेगा प्रक्रिया, उत्पाद और पदार्थ ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका त्रियामी, बुद्धि का त्रियामी गुलफोर्ड के ने बताया था, ये याद रखिएगा। अब है आपका स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, ये क्या कहते हैं? ये भी बुद्धि का ही सिद्धांत है। कहते हैं स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि में 3 तंत्र होते हैं। पहला कहते हैं ये संसाधित करने वाला तंत्र, दूसरा होता है समस्या समाधान, दूसरा होता है आपका प्रासंगिक तंत्र, ठीक है, इसमें समायोजन आता है, और तीसरा होता है आपका अनुभवजन्य तंत्र, इसमें क्या होता है नवीन पैटर्न का निर्माण। तो ये बस याद रखिएगा, ये पूछता है आपसे कि स्टर्नबर्ग ने किस सिद्धांत को दिया था बुद्धि में, तो ये आपका दिया था त्रितंत्र का। ठीक है, और ज़्यादा आगे जाएगा तो आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा कि त्रितंत्र में कौन कौन से आते हैं। तो आपका ये जाएगा अनुभवजन्य आ जाएगा, दूसरा आपका प्रासंगिक तंत्र आ जाएगा, और पहला आपका आ जाएगा संसाधित करने वाला। 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थर्स्टन का प्राथमिक समूह मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो कहेगा थर्स्टन ने बुद्धि कौन सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने प्राथमिक समूह योग्यता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये कहते हैं कि बुद्धि विभिन्न योग्यताएं होती हैं। जो गार्डनर के अनुसार ये भी कहते हैं बुद्धि की अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ये भी कहते हैं पहला कि भाषाई योग्यता मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेना, इसमें साहित्यकार आ जाते हैं, आपके लेखक आ जाते हैं। दृश्य स्थानिक मतलब कि आपके उसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से जिसमें योग्यता होती है। शब्द प्रवाह मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेना। स्मृति की योग्यता मतलब कि याद करने की योग्यता। तर्क की योग्यता मतलब रीजनिंग कर लेना आपके, ठीक है। और आपका आता है प्रत्यक्षीकरण मतलब कि जासूसीकरण देखना। और अंकित योग्यता मतलब जो मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और आपका मूल प्रकृतियों का प्रकार बताए थे। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे कि भूख, प्यास, ये आपकी मूल प्रवृत्तियाँ कही जाती हैं जो जन्मजात होती हैं। और मूल प्रवृत्तियों को परिमार्जन की विधियाँ,
कि इन्होंने कहा था, मतलब बेसिकली कि इन्होंने भी गार्डनर के अनुसार कहा था, वो भी कहते हैं कि जो बुद्धि होता है कई क्षेत्र से संबंधित होता है, और आपके जो थर्स्टन होते हैं जिन्हें समूह मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था, ये भी कहते हैं कि जो बुद्धि होता है ये भी बहु क्षेत्रीय होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र से आपका संबंधित होता है। और कुछ सिद्धांत हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ लेगा बुद्धि के सिद्धांत में आपका कि एक कारक या एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया था। एक कारक को हम एक खंडीय भी कहते हैं, तो ये दिए थे आपके बीने, टर्मन, स्टर्न ने दिया था। ठीक है, इनका प्रतिपादन किसने किया था, बीने, टर्मन और स्टर्न ने, बुद्धि के एक कारक या एक खंडीय का। दूसरा पूछ लेता है बहुकारक या बहुखंडीय का किसने दिया था, तो ये थर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि थर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सिद्धांत दिया था, तो ये आपका बहुकारक का या बहुखंडीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और सी है आपका, कहेगा तरल, लिक्विड या ठोस का किसने दिया था, तो ये आपके प्रतिपादक थे आपके कैटल। तो ये थे आपके बुद्धि के सिद्धांत जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। और याद रखिएगा बुद्धि से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइए, आप साइको में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपका सीडीपी में। और आपका स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, ये पूछ लेगा त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टर्नबर्ग ने। और इसमें आप याद रखिएगा गिलफोर्ड वाले में ये पूछ लेगा कि त्रियामी का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपको जाते हैं गिलफोर्ड। इन्होंने 3 बताया था, इसमें प्रक्रिया, पदार्थ, उत्पाद। ठीक है, और है आपका बुद्धि के सिद्धांत में गार्डनर के अनुसार ये निम्न बुद्धि होते हैं, ये इन्होंने भी आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और कहा था कि बुद्धि एक क्षेत्र से संबंधित न होकर कई सारे क्षेत्र से होता है। और स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है उसको हम जी कारक सिद्धांत और एस कारक भी सिद्धांत कहते हैं। तो पूछ लेगा जी कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका स्पीयरमैन, जी कारक आपके स्पीयरमैन। अब बुद्धि का मापन यहाँ से पूछ लेता है कि मानसिक आयु जो है आपकी मानसिक आयु, इसके बारे में किसने बताया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपके अल्फ्रेड बिने ने बताया था। और सूत्र की बात करें तो टर्मन और स्टर्न ने दिया था। और इसका सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, ये होता है। जैसे कि यहाँ एक आपसे क्वेश्चन करा दे रहे हैं IQ पे। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा है आपका है 10 साल का। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता है आपके 15 साल के बच्चे का, सॉल्व कर देता है क्वेश्चन। तो कहेगा ना कि आपका IQ बताइए इस बच्चे का क्या है, तो IQ बुद्धि लब्धि, तो IQ बराबर क्या होता है आपका मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ रख दीजिए, या डायरेक्ट आपको दे देगा कि उसका मानसिक आयु इतना है और वास्तविक आयु इतना है, तो बुद्धि लब्धि बताइए। या दे देगा कि 10 वर्ष का बच्चा है और 15 वर्ष के बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो जो वास्तविक है आपकी 10 साल हो जाएगी, और जो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है कितने वर्ष के बच्चों तक, 15, तो 15 आपका उसका मानसिक आयु हो जाएगा। तो ऊपर 15 रखिए, नीचे आपका 10 और गुणे 100। ये देखिए आपका ये कैंसिल हो गया, तो 150, ये 15 गुणे 10 मतलब 150, तो उसकी IQ कितनी है, 150 है। 150 किसकी IQ होती है, आपके प्रतिभाशाली बच्चों का, जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है, मतलब 140 से अधिक होता है, वो प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं, प्रतिभाशाली, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ होता है कितना होता है, तो 140, 140 से अधिक होता है। तो ये जो बच्चे का निकाले हैं 150 आया है, तो ये बच्चा क्या है 140 से अधिक का है, तो इसकी कितनी आयु हो गई, बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी इसकी 150। और ये कौन सा बच्चा कहाएगा, आपका प्रतिभाशाली बच्चा। याद रखिएगा, अगर आपका सामान्य बालक है, सामान्य बालक, तो सामान्य बालक का अगर IQ 90 से आपका 110 के बीच में है, तो आपका सामान्य कहलाता है, सामान्य बालक। तो 2 पूछता है, सामान्य बालक का और आपका प्रतिभाशाली बालक का, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है।
और जो बुद्धि होती है जन्मजात होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में दे देगा कि बुद्धि है जन्मजात होता है कि पर्यावरण में मिलता है, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट से मिलता है, तो बुद्धि आपकी जन्मजात होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी से भी आ जाता है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीएफ 2005 है, कह देगा कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कौन बताता है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005। फिर कहेगा समावेशी शिक्षा किसने कौन बताता है, आपका प्रगतिशील शिक्षा का जिक्र कहाँ किया गया है, प्रजातांत्रिक शिक्षा का कहाँ किया गया है, तो एनसीएफ 2005, ठीक है। और आरटीई में ये पूछ देता है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। कहेगा कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो ये आपका 21 का, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 क के तहत। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है इसको, तो 21वां संशोधन 2002 में, ठीक है, इसको जोड़ा गया। और स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इन्होंने वाइगॉस्की ने बताया था। स्कैफोल्डिंग का मतलब पाड़ बांधना या सहारा देना, इसका मतलब होता है अगर बच्चा कहीं फंस जाता है तो बच्चों को आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, वो आप चीज़ों कर लेता है। जेडपीडी का पूछता है कि जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वाइगॉस्की ने, ठीक है। ये वह क्षेत्र होता है जहाँ बच्चों सहायता से सीख लेते हैं, पहचानना पड़ता है। एक ये देखिए क्वेश्चन पूछता है आपका अहम केंद्रित और अंतः केंद्रित। एक अंतः केंद्रित होता है, ठीक है, एक अहम केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखिएगा। देखिए कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखा होगा खुद से ही बातें करते रहते हैं, तो उन्हीं को हम अंतः केंद्रित कहते हैं और अहम केंद्रित कहते हैं। लेकिन जो अंतः केंद्रित होता है ये कहते हैं वाइगॉस्की। वाइगॉस्की कहते हैं जो बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है वो आपका अंतः केंद्रित कहलाता है। और अहम केंद्रित कहलाता है जो बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, इसको कहते हैं अहम केंद्रित, नाम दिया है ये आपके जीन प्याजे ने, जीन प्याजे ने, ठीक है। तो अहम केंद्रित की बात करेगा तो जीन प्याजे, और अंतः केंद्रित की बात करेगा आपका तो वाइगॉस्की, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया है ये आपका, तो इसको याद रखिएगा। और कोहलर वर्ग का ये यहाँ से पूछ देगा कि जो भी मैंने अवस्थाएं 6 बताई हैं, अवस्थाओं से ही आता है, स्तर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो भी 6 अवस्थाएं हैं वहाँ से जैसे पूछ लेगा करण सापेक्ष का मतलब नैतिक विकास में किस अवस्था में आता है, तो आपकी दूसरी अवस्था में, तो ऐसे ही नाम दे के पूछ लेगा। या आपके पेडागोजी में क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि कोई बच्ची है अपना चीज़ तभी देती है दूसरों को जब वो उससे रिटर्न में कुछ लेती है, तो पूछ लेगा कि ये कोहलर वर्ग के नैतिक विकास में किस अंतर्गत आता है, तो ये आपका तीसरी अवस्था है, ठीक है। सॉरी, करण सापेक्ष दूसरी अवस्था में आता है, ठीक है। जब चीज़ों को तभी देते हैं बच्चे जब कुछ उसके बदले में लेते हैं। तो ऐसे आपका पेडागोजी में भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, पूछता है। तो ये थे आपके, और ये यहाँ से लचीलापन, मौलिकता, आपके विस्तार और उपयोगिता, आपका प्रवाह, ये सब आपके उसके हैं, सृजनात्मकता के यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और जीन प्याज तो पूछ लेता है, 4 जो आपकी अवस्थाएं बताए थे, किसी भी एक अवस्था का आपका विशेषता दे देगा और पूछ देगा किस अवस्था की विशेषता है ये, तो ये याद रखिएगा। फिर स्कीमा किसने बताया था, तो जीन प्याजे ने बताया था, तो ये सब माइंड में याद रखिएगा। यहाँ से ये आपके टॉपिक आते ही आते हैं सीटेट में, ये सब सीटेट के आपके फेवरेट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ देगा कि अवस्था में अनुत्क्रमणीयता का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपकी दूसरी अवस्था जो होती है उसमें पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। कभी कभी एज भी दे देगा, कह देगा कि 2 से 7 वर्ष किस स्तर में या अवस्था में पाया जाता है जीन प्याजे के, तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था में। तो सभी अवस्थाओं का एज भी देख लीजिएगा कौन सा अवस्था किस एज तक है। और प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही आता है, अगर इजी क्वेश्चन बनाएगा तो एज दे देगा, और वही टफ करेगा तो उसके अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं वो दे देगा। लेकिन क्वेश्चन अभी तक पूछा है दोनों से ही, ठीक है। तो ये था आज का मैराथन क्लास आपका सीडीपी का। इसमें आपके मैक्सिमम टॉपिक जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। बाकी एक और मैराथन आएगा, जो भी बचे हुए हैं कुछ टॉपिक है उनको हम वहाँ देख लेंगे। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे सबको हमने करा दिया है। और वीडियो पे बने रहिए अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए मैराथन क्लास की, तो
और इसके पहले मैंने ईवीएस का वीडियो मतलब संपूर्ण सिलेबस का डाला था, आपका 1 घंटे का होगा, उसमें सभी टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है आपके ईवीएस में, उसको जाकर देख लीजिए। आपके वहाँ से 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको वीडियो को देख लीजिए। और इसमें भी हम सेकेंड मैराथन आपका ले आएंगे, सेकेंड मैराथन, उसमें जो बचा होगा और भी टॉपिक उसमें क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।